हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में इम्प्रूवमेंट एकेडमी में। इससे पहले कि हमने जो क्लास देखे थे उन क्लासेस में हमने किसके बारे में पढ़ा था? हार्ट के बारे में। और हार्ट किस सिस्टम के अंतर्गत आता है? तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका हिंदी में नाम क्या है? मानव परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो उसमें हमने हार्ट के बारे में पूरा पढ़ लिए। उसके 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो आज हम जो क्लास 2 स्टार्ट करेंगे उस क्लास का हमारा टॉपिक का नाम क्या है? वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट्स बोलना चाहती हूँ। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। ओके, तो चलिए इन्हीं लाइनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। तो सबसे पहले हम देखेंगे वंशागति। वंशागति होती क्या है? वंशागति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हेरिडिटी। ओके, अब वंशागति का अर्थ क्या होता है? एक्चुअली में वंशागति है क्या? तो वंशागति का अर्थ माता पिता से लक्षणों को संतान तक पहुंचाना है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से जो गुण हैं बच्चों में जाते हैं, वो कैसे जाते हैं? डीएनए के थ्रू जाते हैं, जीन्स के थ्रू जाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे किसी के पेरेंट्स गोरे हैं या मोटे हैं तो उनके बच्चे उनके अपोजिट हो जाते हैं। जैसे उनके बच्चे काले रहेंगे या पतले रहेंगे, तो ये सब डिफरेंट आता कैसे है, ये सब अंतर उनमें। तो ये सब हम पूरी आगे की क्लास में आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी 3 से 4 क्लासेस होने वाली है। ओके, तो देखते हैं वंशागति। वंशागति का अर्थ माता पिता से लक्षणों को संतान तक पहुंचाना है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डीएनए के द्वारा जाते हैं। ठीक है, डीएनए के द्वारा जाते हैं। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। और डीएनए है क्या एक्चुअली में? डीएनए एक अणु है। अणु है डीएनए, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, डीएनए पर आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं और सिर्फ जो वायरस होते हैं, वायरस को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। जितने भी संसार में जीव जंतु हैं, सब में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या रहेगा? डीएनए। लेकिन सिर्फ वायरस ऐसा है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता। वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? आरएनए होता है। अभी हम लोग इतने दिनों से, पिछले 2 साल से कोरोना वायरस डिसीज़ का सामना कर रहे हैं, है ना। तो इसकी वैक्सीन बनने में इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कोई भी दवा अगर बनाते हैं किसी भी बीमारी की, तो उसकी जो सेल्स होती है, तो हमारे साइंटिस्ट को कोरोना वायरस की दवा बनाने में या वैक्सीन बनाने में इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि जो वायरस होते हैं उनमें डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में नहीं पाया जाता। जितने भी वायरस हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? आरएनए। ओके, अब ये जो डीएनए है, डीएनए कौन सी प्रोटीन के द्वारा जुड़ा होता है? मतलब डीएनए किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन की संख्या कितनी होती है? 4 संख्या होती है। जब हम डीएनए की खुली संरचना और जो वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। जब ये देखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन कैसे फुटबॉल के रूप में 4 गुच्छे के रूप में डीएनए की संरचना में पूरी जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक चीज़ तो इसको पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि डीएनए सेल्स के केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है। डीएनए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर की जो कोशिकाएँ होती हैं, कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब जो डीएनए है केंद्रक के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और हरित प्लवक में भी पाया जाता है। ठीक है,
जो इस टॉपिक की जो PDF है उस पे ये सब लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA कहाँ पाया जाता है। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या होती, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका उन जीवाणुओं में पाई जाती हैं जो अल्प विकसित होते हैं या कम विकसित होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, सारे जो बैक्टीरिया हैं वो सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें पूर्ण विकसित जीव जंतु आते हैं, ठीक है। जैसे कि मानव हो गया, मछली हो गया, पक्षी हो गया, ये प्रोटोजोवा, ये सब किस में आएंगे, हमारे यूकैरियोटिक में आएंगे। और प्रोकैरियोटिक में क्या आता है, हमारा जो मोनेरा संघ है, पूरे जो संघ है जीव जंतुओं का संघ, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे आगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक जिसमें अल्प विकसित जीव जंतु आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक भी नहीं पाया जाता। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो इनमें DNA केंद्रक में नहीं पाया जाता। तो अगर DNA केंद्रक में नहीं पाया जाता तो कहाँ पाया जाएगा, DNA कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। ओके। अब यूकैरियोटिक कोशिका, अभी हमने देखे कि यूकैरियोटिक कोशिका में एक पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जिसमें केंद्रक द्रव्य एवं केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जिसमें ये जो DNA है वो न्यूक्लियोसोम के रूप में कुंडलित होता है, ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा जुड़ा होता है। अब अगर न्यूक्लियोइड में पाया जाता है तो वो क्या आया, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अगर न्यूक्लियोसोम के रूप में है तो वो यूकैरियोटिक। ये जो छोटे छोटे माइनर क्वेश्चंस जो यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, यही हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अभी हमारे सामने ग्रुप D का एग्ज़ाम है जो आने वाला है, उस पर जो साइंस है वो बहुत डीपली साइंस आती है, इसलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। ओके। अब जीवाणु में जो हिस्टोन प्रोटीन है, जीवाणु में हिस्टोन प्रोटीन के अलावा दूसरी प्रोटीन पाई जाती है। तो सीधा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि जीवाणु में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। जीवाणु में हिस्टोन प्रोटीन के अलावा दूसरी प्रोटीन पाई जाती है। और जीवाणु में एक वृत्ताकार DNA भी पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन के आया कि जो प्लाज्मिड है वो किस में पाया जाएगा, तो जीवाणु में। ओके। ये जो टॉपिक है हमारा वंशागति का आणविक आधार, ये जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके काम भी आ सकता है। जो अभी का जो उनका सिलेबस है उसमें जो अध्याय 6 है, चैप्टर 6 में वंशागति का आणविक आधार की पूरी डिटेल्स है। तो जो जिसके घर में अगर 12th के स्टूडेंट है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे हम देखेंगे कि गुणसूत्र क्या होता है। तो गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम, ठीक है। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। अब ये गुणसूत्र की खोज किसने किया और इसका नामकरण किसने किया है, तो 1888 में वोल्टेयर नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने गुणसूत्र की खोज की है। अब ये गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। और जो अनुवांशिक पदार्थ किसे बोल रहे हैं हम, प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल को, तो ये गुणसूत्र पर ही स्थित होते हैं, ठीक है। और देखिए क्या हुआ था जब इसके बारे में रिसर्च चल रही थी कि गुणसूत्र में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, प्रोटीन होता है या न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो जब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए तो उससे बाद में सबसे लास्ट में ये निकल कर आया कि DNA में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। अब आप लोग के समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ये हमारा एक गुणसूत्र है, ठीक है। गुणसूत्र की एक बहुत लंबी एक शाखा होती है, लेकिन हमने यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ एक गुणसूत्र का अणु लिया है। तो ये जो एक गुणसूत्र है ना, इसमें DNA कहाँ पर रहेगा, DNA ऐसी कुंडली के रूप में गुणसूत्र के अंदर होता है। ये हो गई इसकी डबल हेलिक्स मॉडल बोला जाता है। इसकी पूरी खुली संरचना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ये जो गुणसूत्र की जो बाहरी लेयर है इसका नाम क्या है, पेलिकल, ठीक है। गुणसूत्र की बाहरी लेयर को क्या बोला जाता है, पेलिकल। अब ये जो DNA है, मतलब एक गुणसूत्र के अंदर का पार्ट हमने यहाँ पे खोला है, तो यहाँ का जो ऊपर का भाग है धागे जैसी संरचना है,
ये जो ऊपर मोटे मोटे धागा हैं इन्हें क्रोमोनियर बोला जाता है। यही धागे जब आगे आकर छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, क्रोमोनिमा। अब जब एक गुणसूत्र की भुजा दूसरी भुजा से जुड़ी होती है तो यहाँ पे जो संकुचित वाली अवस्था है इसे क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर बोला जाता है। और ये सेंट्रोमियर जब कोशिका विभाजन होता है तो एक धागा के रूप में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये डीएनए तो यहाँ पे कुंडलित संरचना के रूप में है। ये डीएनए की खुली संरचना जब हम इसे पूरा पार्ट ऐसा एक खोलेंगे तो ये किस टाइप से, इस टाइप से दिखाई देगा। और ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है ये एक फुटबॉल के गुच्छे की तरह, यहाँ पे 4 फुटबॉल के गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था, जो फ्रेडरिच मिशर नाम के वैज्ञानिक थे जो स्वीडन के थे, उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। और इसका नाम क्या दिया था, न्यूक्लीन नाम दिया था। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल नाम फ्रेडरिच मिशर ने नहीं दिया है। फ्रेडरिच मिशर ने खोज तो की बट इसका नाम उन्होंने न्यूक्लीन दिया था। अब अल्टमान ने इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया डीएनए, दूसरा हो गया आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब ये जो आरएनए है, ये आरएनए क्या है, ये एक शुगर के रूप में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेल का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर में ये केंद्रक हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये मैंने इसलिए बनाया है यहाँ पे कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल है केंद्रक में, यही न्यूक्लिक अम्ल है और इसी न्यूक्लिक अम्ल के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, ये सेल का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब डीएनए क्या है, सभी सजीवों में अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, लेकिन विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ का काम कौन करता है, आरएनए करता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, टीएमबी। टीएमबी क्या है, यहाँ पे एक टोबैको मोज़ेक वायरस है। इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, टोबैको मोज़ेक वायरस। जो तंबाकू में जो वायरस लगा था, जो सबसे पहला खोजा हुआ वायरस है, उसका नाम क्या है, टीएमबी। एचआईवी से क्या होता है, एड्स होता है। ठीक है, ये एड्स का वायरस हो गया ये, और ये इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन वायरस में अनुवांशिक पदार्थ का काम कौन करता है, आरएनए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक को हम यहीं रोकते हैं। अब हम इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो इसी का पार्ट 2 बनेगा, वो उस पे इसके आगे का पूरा रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी थैंक यू फॉर यू स्पेंड योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। ओके, बाय।